नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विजेताओं का हुआ ऐलान। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और साउथ स्टार सूर्या को सोरारई पोटरू के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। सेंट्रल विस्टा में बन रहे नए संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। खुले मुंह वाले शेरों के प्रतीक को सही करने के निर्देश देने की मांग, साथ ही राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और परेश चंद्र अधिकारी के घर ईडी की छापेमारी, हाउस गार्ड के फोन भी जब्त। एसएससी घोटाला मामले में हुई कार्रवाई। लगातार छठे दिन शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 390 अंकों की तेजी के साथ 56,072 पर हुआ क्लोज। निफ्टी 114 अंकों की तेजी के साथ 16,719 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है उपराष्ट्रपति चुनाव से। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव पर सभी की नजर है। अब इसी बीच टीएमसी ने ऐसा ऐलान किया जिसने सभी को हैरान किया और मुख्य विपक्षी पार्टी का गुस्सा टीएमसी पर फूट पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ममता पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कहा कांग्रेस ने, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो वहीं योगी मंत्रिमंडल में रूठने मनाने का खेल बदस्तूर जारी है। एक मंत्री को साधा जाता है तो दूसरे मंत्री का इस्तीफा तैयार होना शुरू हो जाता है। नाराजगी के पत्र वायरल हो जाते हैं। अब एक और मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच तनातनी की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। इसकी वजह भी जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बीते दिन ईडी अधिकारियों की तरफ से सोनिया गांधी से पूछे गए सवालों की और साथ ही जानेंगे कि मोदी सरकार पर क्यों बरसे राहुल गांधी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में तो विपक्ष को करारा झटका लगा ही था और कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। लेकिन इसी बीच टीएमसी के इस चुनाव से दूरी बनाने की घोषणा ने हलचल मचा दी, जिसके बाद कांग्रेस ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया और अब अलवा ने भी ट्वीट कर ममता से अपील की है। क्या की मार्गरेट अलवा ने अपील और क्यों विपक्षी मोर्चे से पीछे हटती दिख रही है ममता बनर्जी, देखिए रिपोर्ट। क्या ईडी से डर गई है टीएमसी? राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव, ममता की खामोशी के पीछे क्या राज है? यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के पसंद थे। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रचार नहीं करने दिया और न ही टीएमसी ने उनके लिए प्रचार किया। जितने वोट बंगाल से यशवंत को मिलने थे उससे कम वोट मिले और अब टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस इसे ईडी का डर बता रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी के कई नेता ईडी की जांच में फंसे हुए हैं। पार्टी के कई नेता जेल में हैं। इस बीच एक फोटो भी इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है जो करीब 10 दिन पुराना है। फोटो दार्जिलिंग गवर्नर हाउस का है, जिसमें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर और इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे दिख रहे हैं। तीनों के बीच पौन घंटे मुलाकात चली थी। इसके बाद टीएमसी ने न तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को तय करने के लिए बुलाई गई विपक्ष की बैठक में हिस्सा लिया और न ही अब विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। इसे लेकर विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने कहा कि टीएमसी को उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला निराशाजनक है। ये समय अहंकार या क्रोध का समय नहीं है। ये समय साहस, नेतृत्व और एकता का है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी, जो कि साहस की प्रतिमूर्ति हैं, विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर काम करे। हम टीएमसी की तरफ से लिए गए इस फैसले का कारण पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो टीएमसी और बीजेपी में गुप्त समझौते का ही आरोप लगा दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी से बचने के लिए टीएमसी ने बीजेपी के सामने कर दिया है सरेंडर? अलवा ने ट्वीट कर ममता से उन्हें समर्थन देने की अपील की है। टीएमसी के इस ऐलान ने तहलका मचा दिया और तहलका तो इस वक्त यूपी में मचा हुआ है, वो भी योगी मंत्रिमंडल में, और जबरदस्त तरीके से रूठने मनाने का दौर चल रहा है। एक मंत्री मानता है तो दूसरा नाराज हो जाता है। ऐसे ही अब एक और मंत्री का पत्र सामने आ गया है, देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हो पाए थे कि इससे पहले ही सरकार में रार छिड़ती दिखाई दे रही है।
जिसका कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बताया जा रहा है। योगी सरकार में अधिकारी बेहद ताकतवर बन गए हैं। वो विभाग के मंत्रियों की ही नहीं सुन रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तो स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के साथ टकराव पहले ही सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन जैसे ही दिनेश खटीक की नाराजगी की खबरें सामने आई और उन्होंने अपने सम्मान को दलितों के सम्मान से जोड़ दिया तो दिल्ली दरबार में हलचल मच गई। उन्हें पार्टी ने किसी तरह साध लिया, लेकिन अब वन और पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक का पत्र वायरल हो रहा है, जो बता रहे हैं कि नाराज मंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है। केपी मलिक ने खेल मंत्री और खेल निदेशक दोनों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बाबा शाहमल के नाम पर बने खेल स्टेडियम का ताला अभी तक खुला नहीं है। दरअसल ये स्टेडियम 2018 में बना था, लेकिन 1.5 साल पहले अचानक इसमें ताला लगा दिया गया। मलिक का पत्र वायरल होने के बाद अब बीजेपी हाईकमान ने सीएम योगी को दिल्ली बुला लिया है। आज देर रात पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी बैठक हो सकती है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी साथ होंगे, ये तय माना जा रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिनेश खटीक भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिल्ली आए हैं। ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। दावा किया जा रहा है कि बैठक में योगी आदित्यनाथ को अफसरशाही पर लगाम लगाने की नसीहत दी जा सकती है, क्योंकि मंत्री और विधायकों का दावा है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। वो सीधे योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अमित मोहन प्रसाद भी अब पार्टी हाईकमान के निशाने पर आ गए हैं। प्रसाद को योगी का करीबी बताया जाता है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर उनका डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ टकराव भी हुआ था। पाठक का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना स्वास्थ्य विभाग में थोक में तबादले कर दिए गए। ब्रजेश पाठक के पास ही स्वास्थ्य विभाग है। ऐसे में अमित मोहन प्रसाद को हटाकर ब्रजेश पाठक की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। साफ ये है कि योगी सरकार में विधायक तो पहले ही नाराज दिख रहे थे, अब मंत्री भी नाराज दिख रहे हैं। यानी साफ है कि योगी मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मंत्री नाखुश हैं। वैसे सब कुछ ठीक तो दिल्ली में भी नहीं चल रहा है। इसकी वजह है केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच शुरू हुई तनातनी। हालांकि ये तनातनी नई नहीं है, बस मुद्दा नया है। तो बस किस मुद्दे पर आमने सामने आए केजरीवाल और उपराज्यपाल, देखिए खास रिपोर्ट में। दिल्ली में चाहे कोई भी उपराज्यपाल रहा हो, उनकी तकरार अक्सर केजरीवाल सरकार से रहती है। नजीब जंग से लेकर अनिल बैजल तक हमेशा सरकार से आर पार के मूड में रहते थे। अब नए एलजी से भी केजरीवाल सरकार की बनती नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह एक्साइज नीति है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस बार नई एक्साइज पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसमें शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ये कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है। एलजी के इस कदम के बाद सीएम केजरीवाल भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में हमारी जीत के बाद बीजेपी घबराई हुई है। अब मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश हो रही है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार और एलजी आमने सामने आए हों। इससे पहले सिंगापुर यात्रा को लेकर भी विवाद छिड़ा था। उपराज्यपाल ने एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के आप सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को अगले महीने सिंगापुर में होने वाले विश्व शहर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की सलाह दी और कहा कि यह महापौरों का सम्मेलन है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें भाग लेना ठीक नहीं होगा। उपराज्यपाल का कहना था कि दिल्ली सरकार के पास विशेष अधिकार नहीं है। एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें शामिल होना अनुचित होगा। उनके इस फरमान के बाद से सियासत पहले ही गर्म थी कि अब एक्साइज पॉलिसी को लेकर पॉलिटिक्स और तेज हो गई है। केजरीवाल ने इस जांच को सरकार की साजिश बताया है। वैसे साजिश रचने के आरोप तो कांग्रेस भी सरकार पर लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी के जरिए सरकार गांधी परिवार का नाम खराब करना चाहती है, लेकिन सोनिया गांधी के तेवरों ने बता दिया है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है और उनका ये अंदाज बीते दिन हुई पूछताछ के दौरान देखने को मिला। क्या हुआ पूछताछ के दौरान, देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों सोनिया गांधी से ईडी अधिकारियों ने 3 घंटे पूछताछ की। इस दौरान सोनिया गांधी से 27 सवाल किए गए और उन्होंने हर सवाल का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना किया। ईडी के अधिकारी इसलिए भी हैरान थे कि राहुल गांधी से पूछताछ में जितने सवालों का जवाब ईडी 2 दिन में नहीं ले पाई थी, उससे ज्यादा सवालों के जवाब सोनिया गांधी ने 3 घंटे में ही दे दिए। इसके बाद ईडी की ओर से सोनिया गांधी से कहा गया कि उन्हें आगे की पूछताछ के लिए 26 जुलाई को आना होगा। साथ ही ये भी पूछा कि क्या वो उससे पहले
25 जुलाई को आ सकती हैं। सोनिया गांधी ने तुरंत ही हामी भर दी और उन्होंने कहा कि 26 जुलाई की जगह 25 जुलाई को ही बयान दर्ज कर लिए जाएं, जिसके बाद ईडी ने भी अगली तारीख 26 जुलाई की जगह 25 जुलाई कर दी। ईडी अधिकारियों का कहना है कि सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए पूछताछ को जल्द समाप्त कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा है कि ईडी के पास कोई सवाल ही नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को जाने के लिए कह दिया। सोनिया गांधी से ये पूरी पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर चल रही है। सोनिया गांधी से हुई पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो केस पहले ही बंद हो चुका था, उसमें जबरदस्ती कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार विरोधी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब विपक्ष मुक्त भारत की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनिया गांधी से बीते दिन करीब 3 घंटे पूछताछ चली और अब उन्हें 25 जुलाई को बुलाया गया है। इससे पहले पिछले महीने राहुल गांधी को भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन ईडी कुछ भी साबित नहीं कर सकी थी। मोदी सरकार ईडी के जरिए कांग्रेस को परेशान करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस मोदी सरकार की मुखालफत करती है। लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस डरने वाली नहीं है और राहुल गांधी ने आज फिर अपने ट्वीट के जरिए इस बात को जाहिर कर दिया। इन दिनों देश में आम आदमी की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और लोगों का एक ही सवाल है कि आखिर कब मिलेगी राहत, वहीं अब सरकार के एक बड़े फैसले ने सीनियर सिटीजन की परेशानी बढ़ा दी है। जी हां, भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटेगरी के यात्रियों को रियायती टिकट की सेवा शुरू किए जाने से इनकार कर दिया है। इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़ रुपए, नया हवाई जहाज 8,400 करोड़ रुपए, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ रुपए हर साल। लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए नहीं है। मित्रों के लिए तारे तक तोड़कर लाएंगे, मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे टिकट में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। ये एक गलत फैसला है, जिसका दुष्प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। ये छूट अधिक आयु से उनकी आमदनी कम होने के कारण भी दी जाती थी, जिसे बंद करना सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के खिलाफ है। बता दें कि रेलवे पहले बुजुर्गों की टिकट में रियायत देता था। इस रियायत को कोरोना में बंद कर दिया गया था, पर अब रेल मंत्रालय ने कहा कि देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट पर मिलने वाली छूट को वापस शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि रियायती टिकट दिए जाने के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे हैं और जनता के हक की बात कर रहे हैं। वैसे हक की लड़ाई तो इस समय तमिलनाडु में भी देखने को मिल रही है। पनीर सेल्वम को पिछले दिनों पार्टी से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। क्या है मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। दक्षिण भारत में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी AIADMK इस समय मुश्किल में फंसी हुई है। पार्टी के अंदर ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीसामी के बीच टकराव चल रहा है। फिलहाल इसमें पलानीसामी भारी पड़ते दिख रहे हैं। वो पार्टी के कार्यकारी महासचिव बन चुके हैं और पनीरसेल्वम और उनके सांसद बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। लेकिन OPS गुट उस बैठक को ही असंवैधानिक करार दे रहा है, जिसमें पलानीसामी को पार्टी का कार्यकारी महासचिव बनाया गया था। OPS गुट की याचिका पर अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने तारीख नहीं बताई है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को ई पलानीसामी के पक्ष में फैसला सुनाया था। मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आम सभा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि वो पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता। कानून के अनुसार एक आम बैठक आयोजित की जा सकती है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसके बाद 11 तारीख को अन्नाद्रमुक की आम बैठक हुई और कुल 16 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही ओ पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। उनसे कोषाध्यक्ष का पद भी ले लिया गया। अंतरिम महासचिव के पद को पुनर्जीवित किया गया और समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पदों को समाप्त कर दिया गया। पलानीस्वामी गुट के सदस्यों ने उन्हें संगठन के नेता के रूप में चुन लिया। अपनी याचिका में OPS गुट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि EPS गुट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को गलत समझा।
पार्टी के विधायकों, सांसदों को निष्कासित किया जा रहा है, प्राथमिक सदस्यों को निष्कासित किया जा रहा है, वो पार्टी का ढांचा बदल रहे हैं। इस मामले में तुरंत दखल देने की जरूरत है। याचिका में दावा किया गया है कि 11 जुलाई को हुई अन्ना द्रमुक की आम बैठक में पार्टी के सभी कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात सीबीएसई के परिणामों की। आज 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि सीबीएसई ने परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे देखे जा सकते हैं। तो इन परीक्षा में क्या रहा बच्चों का परिणाम, कितने स्टूडेंट्स हुए पास, किसने किया टॉप, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम का इंतजार आज खत्म हो गया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी कर दिए। एक बार फिर से लड़कों की तुलना में लड़कियों का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। छात्र अपना परीक्षा परिणाम सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। नतीजों में 12वीं की परीक्षा में 92.71% छात्र पास हुए हैं। 10वीं की परीक्षा में 94.40% छात्र पास हुए हैं। 12वीं कक्षा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट 3.29% ज्यादा रहा। वहीं 10वीं कक्षा के नतीजों में लड़कियां 1.41% से आगे रहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। तान्या सिंह बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा है। रिजल्ट आने के बाद तान्या के घर और स्कूल में जश्न मनाया गया है। तो वहीं नोएडा में रहने वाले मयंक यादव ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% यानी 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। मयंक यादव नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। मयंक के घर पर भी खुशी का माहौल है। अगर पिछले साल के रिजल्ट से तुलना करें तो 10वीं में पास होने वाले छात्रों की संख्या में 5% की कमी आई है। बीते साल 10वीं क्लास में 99% से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, जबकि इस साल कुल 94.40 विद्यार्थी ही परीक्षा में सफलता हासिल कर पाए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।